हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 24 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा पहलगाम आतंकवादी हमले से है। आप सभी को पता है कि पहलगाम में, जो कि जम्मू कश्मीर में, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है जिसमें काफी सारे इंडियन टूरिस्ट, इंडियन जो लोग हैं वो यहाँ पर शहीद हुए हैं। उन सभी परिवारों के प्रति देखिए हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। वो सारे हमारे ही फैमिली मेंबर है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सेना के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो 22 अप्रैल को देखिए ये आतंकवादी घटना हुई थी जम्मू कश्मीर में, जिसमें काफी सारे इंडियन टूरिस्ट वहां पर शहीद हुए हैं। अब बारामूला सेक्टर से जो आतंकी घुसपैठ कर रहे थे इंडिया में, उनको रोकने के लिए सेना ने ऑपरेशन टिक्का लॉन्च किया है। आपको पता है एलओसी के पास बारामूला सेक्टर में जो क्षेत्र है वहां पर एलओसी लगती है। वहां पर काफी सारे आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे और 2 आतंकवादियों को इंडियन आर्मी ने वहां पर मार गिराया है। तो पहलगाम या फिर जो आतंकवादी घुसपैठ है, अब उसको रोकने के लिए ऑपरेशन टिक्का को लॉन्च किया गया है। पहलगाम में जो आतंकी घुसे थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ भी एक मास लेवल पर सर्च ऑपरेशन जारी है इंडियन आर्मी के द्वारा। 4 से 6 टेररिस्ट थे जो कि आर्मी की यूनिफॉर्म में आए थे और इन्होंने ऑलमोस्ट 29 जो हमारे इंडियन सिटीजन थे, जो हमारे टूरिस्ट थे, उनकी यहां पर बेरहमी से हत्या की है। तो उन सभी को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घुसपैठ के खिलाफ भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन टिक्का। 2 टेररिस्टों को यहां पर मार गिराया गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। देखिए यहां पर जो हमला हुआ वो जिस पहलगाम क्षेत्र में हुआ है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। 22 अप्रैल को हमला हुआ था और इसकी जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है, जो कि एक आतंकवादी गुट है। इसकी एक बॉडी है या फिर एक इसका गुट है जिसका नाम है टीआरएफ। इसने आतंकवादी घटना की जिम्मेदारी ली है जम्मू कश्मीर में। देखिए इसका जो मास्टरमाइंड है ना इस अटैक का, वो लश्कर ए तैयबा का ही एक आतंकवादी है जिसका नाम है सैफुल्ला कसूरी एलियास खालिद। तो इसको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है सेना के द्वारा। जैसी भी आगे की अपडेट होगी उससे मैं आपको उसके बारे में आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, अभी जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उससे याद रखिएगा, इसका नाम है ऑपरेशन टिक्का, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया है। और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके आतंकवादियों की सर्चिंग भी की जा रही है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में देखने को मिलता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है आज। पहली जो फैक्ट है वो ये नोट कीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 11 है वो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान करता है। मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन आगे चलकर 73 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में, 73वां संविधान संशोधन, और इसके माध्यम से भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि पंचायती राज का प्रावधान करती है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो 24 अप्रैल को इस साल ये 15वां नेशनल पंचायती राज डे है। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में 2010 में इसकी घोषणा की गई थी और पहली बार 2011 में मनाया गया था नेशनल पंचायती राज दिवस। इस बार ये 15th नेशनल पंचायती राज दिवस है। देखिए अगर हम भारत के इतिहास में जाते हैं ना, तो हमें पुराना इतिहास देखने को मिलता है पंचायत की व्यवस्था का। ऋग्वेद में भी पंचायत का उल्लेख देखने को मिलता है और वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजा को चुनने के लिए सभा और समिति नाम की 2 बॉडी थी। इसमें सभा में तो राज परिवार के लोग होते थे, लेकिन समिति में गांव के लोग होते थे। अब क्या होता था कि अगर राजा के बेटे को राजा बनना है तो गांव की समिति की परमिशन चाहिए होती थी।
मतलब कहीं ना कहीं लोकल गवर्नेंस की ये बात करता है। लोकल गांव को पावर है कि वो अपना राजा चुन सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ये लोकल गवर्नेंस हमें हमारे इतिहास में भी देखने को मिलती है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1870 में लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण की नीति को लागू किया था, डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को लागू किया था और लोकल इंस्टीट्यूशन को पावर दी थी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर जो है ना वो नीचे फ्लो करना, नीचे वाली छोटी छोटी बॉडीज को देना। आगे चलकर 1882 में लॉर्ड रिपन ने इलेक्टेड लोकल बॉडीज का एक फ्रेमवर्क तैयार किया और यही पंचायती राज व्यवस्था के लिए या स्थानीय स्वशासन के लिए एक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1919 में एक एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें लोकल गवर्नमेंट को राज्य को सौंप दिया गया। आज तक जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज, वो राज्य सूची का विषय है। आपको पता है पंचायतों के लिए अलग अलग समय में अलग अलग कमिटीज बनाई गई है। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कमेटी थी 1957 में। इसी की सिफारिश के आधार पर 1959 में 2 अक्टूबर को भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर से पंचायत की शुरुआत की गई थी। फिर आगे चलकर समय समय पर रिफॉर्म किए गए। अशोक मेहता कमेटी 1977, दंतेवाला कमेटी 1978, हनुमंता राव कमेटी 1984, GVK राव कमेटी 1985, LM सिंघवी कमेटी 1986, गॉडगिल कमेटी 1988। ये अलग अलग समय पर बनी हुई संवैधानिक समितियां हैं जो कि पंचायती राज के लिए बनाई गई थी, पंचायती राज के लिए बनाई गई कमेटी से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ग्राम पंचायत का तो उल्लेख था, लेकिन डीपीएसपी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, इसलिए पंचायती राज को लागू नहीं करवाया जा पा रहा था। आगे चलकर 73 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में और इसके माध्यम से भारतीय संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान पंचायती राज से संबंधित किए गए। इसके अलावा एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, 11th शेड्यूल, और पंचायतों को 29 सब्जेक्ट पर पावर दी गई डिसीजन मेकिंग की। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में पार्ट 9 में शेड्यूल 11 में पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का भारत में प्रावधान है, लेकिन राज्य स्वतंत्र है कि वो घटा बढ़ा सकते हैं लेवल को। विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये 3 लेवल पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाती है, जिसका टेन्योर होता है 5 साल का। अब जो रिजर्वेशन प्रोसेस है, SC और ST को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाता है। विमेन को, महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाता है और ओबीसी को रिजर्वेशन राज्य विधानमंडल तय कर सकता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन है ना 1992 वाला, उसे देश में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए 24 अप्रैल की डेट को चुना गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। तो हर साल मनाया जाता है, 2011 से मनाया जा रहा है 24 अप्रैल को। ओके, आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी का बायलिंगुअल यहां पर बैच अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच है, जहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। साथ ही साथ पॉलिटी के हर टॉपिक की आपको PDF मिल जाएगी और इसके अलावा आप यहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी नॉमिनल प्राइस में। और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, वहां पर कॉल करके अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पर बात कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, येलो सी जिसे नॉर्थ सी भी कहा जाता है किसके बीच स्थित है? अगर यहां पर येलो सी की बात करें तो येलो सी देखने को मिलता है हमें चाइना और कोरियाई पेनिनसुला के मध्य में। चीन और कोरियाई पेनिनसुला या प्रायद्वीप के मध्य में येलो सी स्थित है। इसे ही नॉर्थ सी कहा जाता है प्रशांत महासागर में। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये चाइना है, ये आपको कोरियाई पेनिनसुला देखने को मिलेगा और बीच में ये है येलो सी। अब विवाद कल भी हमने एक पढ़ा था फिलीपींस के साथ चाइना का,
तो बस चाइना के साथ वैसे विवाद सबके साथ है। अब क्या होता है, येलो सी में जो बाउंड्री है ना, जो समुद्री सीमा है, वो साउथ कोरिया की भी है और चाइना की भी है। लेकिन चाइना को तो आदत है सभी की जो टेरिटरी है, जो बाउंड्री है, उसमें इंटरफेयर करने की। तो अभी रिसेंटली यही हुआ है। देखिए, येलो सी चीन और कोरियाई पेनिसुला के बीच में स्थित है। अब हुआ ये कि प्रोविजनल मैरीटाइम जोन है एक, मतलब इसको समझ लो पहले कि ये क्या है प्रोविजनल मैरीटाइम जोन। देखिए, दो देश एक काल्पनिक बाउंड्री खींच सकते हैं समुद्र में अगर उनके मध्य में विवाद हो। तो एक डिसाइड कर लेते हैं ये एरिया है भाई, इसके आसपास ना तो तुमको इंटरफेयर करना ना हम करेंगे। तो ये हो गया PMZ, प्रोविजनल मैरीटाइम जोन। अब हुआ यह है कि दक्षिण कोरिया और चाइना के मध्य में पहले से ही उन्होंने येलो सी में ये प्रावधान कर लिया था। लेकिन अब चाइना ने क्या किया कि भाई इसी जोन के पास में एक स्टील रिग स्थापित की है, इंस्टॉल की है। जानते क्या होती है, जब समुद्र में से तेल वगैरह निकालना होता है ना, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। तो चाइना ने एग्जैक्ट इसी प्लेस पर जाकर इसे इंस्टॉल किया। अब इसके बाद साउथ कोरिया और चीन के मध्य में तनाव बढ़ गया है इस क्षेत्र को लेकर एक बार फिर से। तो एक मैरीटाइम जोन होता है जिसको सभी देशों को फॉलो करना पड़ता है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। देशों की समुद्री सीमा को बताने के लिए मैरीटाइम जोन का यूज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत इसे डिसाइड किया जाता है, जिसे 1982 में अडॉप्ट किया गया था। अब इसमें क्या होता है, जोन बांट दिए गए हैं समुद्र में। पहला होता है मैरीटाइम जोन। पता है आपको, समुद्र में जैसे अगर हम इंडिया के दक्षिण का मैप बनाते हैं ना, तो समुद्र में कुछ एरिया होता है जहां पर पूरा इंडिया का कंट्रोल है। ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील जितना एरिया होता है, ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर दूर तक का 12 नॉटिकल मील, इस पे पूरा इंडिया का कंट्रोल है। अब एक होती है EEZ, जिसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 12 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील तक का एरिया होता है। इसमें पूरी तरीके से इंडिया का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं तो इंडिया यूज कर सकता है, इलीगल यूज से ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत पूरा एरिया इंडिया का नहीं होगा। और फिर उसके बाहर का अगर जोन होता है तो फिर वो इंटरनेशनल जोन है, स्वतंत्र रूप से सभी उसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। लेकिन जो इसको नहीं मानता तो फिर उनके सामने PMZ जैसी प्रॉब्लम आती है, जो चीन और कोरिया के मध्य में भी थी, क्योंकि चीन तो मानता ही नहीं ऐसी चीजों को। अधिकतर समय हमने यही देखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मामला क्या है येलो सी का, है ना। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बारे में भी पता चल गया। इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक समुद्री कानून संधि है। पहले इसे अपना लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन फाइनली से 1994 में जाकर लागू किया गया इंटरनेशनली। 157 कंट्रीज ने इस ट्रीटी पर साइन कर रखी है जो इसको मानते हैं। अभी कुछ समय पहले ही, कल ही मैंने आपको बताया था, स्कारबोरो शोल, जो कि दक्षिण चीन सागर में एक क्षेत्र है, इसको लेकर विवाद है किसके मध्य में, चीन और फिलीपींस के मध्य में। कल ही हमने इसकी बात की थी। तो ऐसा ही एक विवाद येलो सी के लिए भी देखने को मिला है, लेकिन वो विवाद चीन और दक्षिण कोरिया के मध्य में देखने को मिलता है। गरिया पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? भारत में गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है भारत के त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा में कल हमने एक जनजाति के बारे में पढ़ा था, एक लैंग्वेज बोलने वाला समुदाय है, कोक बोरोक। सुना था क्या, कोक बोरोक? तो त्रिपुरा में जो कोक बोरोक बोलने वाला जनजाति है, वो एक त्योहार मनाती है। वैसे अदर जनजातियां भी है, जैसे हलम समुदाय या जनजाति, ये त्रिपुरा में गरिया पूजा फेस्टिवल को मनाती है। और इस फेस्टिवल में एक तो बैसाख महीने में मनाया जाता है, तो इस साल ये आ रहा है 21 अप्रैल को। होता यह है कि वहां के लोकल जो ट्राइब्स है ना, वो बाबा गरिया की पूजा करती है, जो कि लोक देवता हैं इस कम्युनिटी के। त्रिपुरा की जो जनजाति हैं, उनके लोक देवता के रूप में बाबा गरिया की पूजा की जाती है। तो ये गरिया फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया जाने वाला त्योहार है।
बैसाख महीने में मनाया जाता है। इस साल ये 21 अप्रैल को आ रहा है। कोकबोरोक लैंग्वेज बोलने वाला समुदाय त्रिपुरा में, और इसके अलावा हलाम ट्राइब, जामातिया ट्राइब, ये सब त्रिपुरा में ही फैली हुई है और ये सभी सेलिब्रेट करती है गरिया पूजा को। वैसे कोकबोरोक, कल मैंने आपको बताया था, एक लैंग्वेज है जो कि बोरोक आदिवासी लोगों के द्वारा त्रिपुरा में बोली जाती है। अभी डिमांड उठ रही थी कि भाई इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जगह दी जाए और ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोकबोरोक को त्रिपुरा में 1979 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा की ऑलमोस्ट 24% पॉपुलेशन कोकबोरोक भाषा को बोलती है। तो इसी को लेकर जो आदिवासी साहित्यिक संस्था है उन्होंने डिमांड की थी कि भाई कोकबोरोक भाषा को 8th शेड्यूल में जगह दी जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्वेश्चन हमारा गरिया पूजा से है, तो वो कहां पर मनाई जाती है फेस्टिवल के रूप में? त्रिपुरा में। फायर सेफ्टी वीक 2025 को कब मनाया जा रहा है? फायर सेफ्टी वीक मनाई जा रही है 21 से लेकर 25 अप्रैल तक। आंसर हो जाएगा आंसर बी, 21 से लेकर 25 अप्रैल तक इस वीक को मनाया जा रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य भारत में फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। अभियान में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पर बताया जाता है कि गैस सिलेंडर कैसे बंद करना है, कैसे चालू करना है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मैनेज करना है। तो इस तरीके कैंपेन, सेमिनार, वेबिनार, इनके माध्यम से फायर और इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी को समझाया जा रहा है पूरे देश में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर साल इसको शुरू करती है फायर सेफ्टी वीक के रूप में, और इस बार ये 21 से लेकर 25 अप्रैल तक मनाई जा रही है, कल लास्ट डे। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एआई करियर फॉर विमेन पहल किस संस्था के साथ मिलकर शुरू की है? एआई करियर्स फॉर विमेन, पता है क्या है पहल? जो विमेन्स है ना, उन्हें एआई स्किल सिखाना, प्रशिक्षण देना, यही उद्देश्य है एआई करियर फॉर विमेन का। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया है और माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री मिलकर इसको देश में लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्च किया है इन्होंने इस प्रोग्राम को, एआई करियर फॉर विमेन। देखिए, होगा ये कि भारत में जो टियर 2 और टियर 3 टाउन है, टियर 1 के जो टाउन है वहां पर तो नॉर्मली देखिए जो विमेन्स है वो अच्छी एजुकेटेड है, उनको नॉर्मली एआई के बारे में सारा नॉलेज होता है और बेसिक इंफॉर्मेशन तो उनको पता होती है। तो जो टियर 2 और टियर 3 टाउन है ना, वहां से 20,000 महिलाओं को चयन किया जाएगा और एआई टेक्निकल स्किल सिखाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें करियर और लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जाएगा और इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है ना, उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी एआई करियर्स फॉर वीमेन के मदद से। सर ये टियर 2 और टियर 3 टाउन क्या है और टियर 1 क्या है? देखिए, टियर 1 टाउन की बात करते हैं ना, तो वो जो महानगर है जो विकसित है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई ले ले, बेंगलुरु ले ले, कोलकाता ले ले, यहां पर विमेन्स जो होती हैं वो भी अच्छी एजुकेट हैं। इसके अलावा एआई टूल के बारे में उनको पता होता है, सॉफ्टवेयर और इन चीजों की जानकारी होती है। सेकेंड सिटी होती है टियर 2। इसमें क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जो कि महानगर तो नहीं हुए हैं लेकिन डेवलप हो चुके हैं, पर महिलाओं को यहां पर सीखने की जरूरत है, तो ये टियर 2 सिटी है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हैं, अच्छे यूज भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये महानगर नहीं बने, तो ये टियर 2 सिटी है। और टियर 3 जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, मतलब जो गांव से तो बाहर निकल गए लेकिन अभी तक डेवलप अच्छे नहीं हो पाए, तो वो टियर 3। छोटा छोटा सा अंतर है। देखिए यहां पर एग्जांपल देखोगे ना टियर 1 सिटी के, तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु सब डेवलप। टियर 2 में इंदौर आ जाएगा, है ना, छोटे शहर आ जाएंगे, आगरा, लखनऊ, भोपाल, इंदौर।
टियर 3 में अगर हम गिनेंगे तो फिर भाई और ज्यादा थोड़े बैकवर्ड, ग्वालियर, जबलपुर, जालंधर, देहरादून, ये पूरे अच्छे डेवलप नहीं। यहां पर आपको बेसिक जो संसाधन है उनकी कमी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये 3 टीयर है। तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में लागू किया जा रहा है एआई कैरियर्स फॉर विमेन, माइक्रोसॉफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के मध्य में ये समझौता है। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की एक आईटी कंपनी है, 1975 में स्थापित हुई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर इसको स्थापित किया था। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, और इंडियन मूल के एक व्यक्ति चेयरमैन और सीईओ के पद पर हैं, सत्या नडेला। आगे, हाल ही में आरबीआई ने बैंक खाता स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए नाबालिग की न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की? तो आरबीआई ने देखिए क्या किया है कि 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं ना, नाबालिग, माइनर, वो अपने बैंक अकाउंट को स्वतंत्र रूप से हैंडल कर पाएंगे। अब ये प्रावधान कर दिया है आरबीआई ने। अब आप बोलोगे सर पहले भी तो बच्चों का अकाउंट था। हाँ, 6 साल के बच्चे का भी अकाउंट है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करते हैं? उनके पेरेंट्स, है ना, जो भी गार्जियन है वो कंट्रोल करते हैं। अब आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है कि भाई 10 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा है ना, कोई भी माइनर है, तो वो अपने अकाउंट को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकता है, वो अपने अकाउंट को चला सकता है। तो इस तरीके से माइनर अब इंडिपेंडेंट रूप से अपना सेविंग या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। अब पेरेंट्स या जो गार्जियन है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह रूल 1 जुलाई 2025 से फॉलो किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? जो यंग एज के बच्चे आ रहे हैं ना, 10 साल के ऊपर के, फाइनेंशियल लिटरेसी उनमें बढ़ावा देना। भाई खुद यूज करेंगे तो लिटरेट होंगे। बच्चों को रिस्पॉन्सिबल और स्वतंत्र बैंकिंग एक्सपीरियंस देना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को देश में बढ़ाना, स्पेशली बच्चों के बीच में। बच्चों के लिए क्या फायदा है? भाई गार्जियन की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। माइनर्स को क्या क्या मिलेगा? और माइनर्स को सभी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी जैसी एक एडल्ट को की जाती है उनके बैंक अकाउंट के लिए। फॉर एग्जांपल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, चेकबुक, ये सारी उनको मिल जाएगी, अभी तक नहीं मिलती थी। ओके, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद क्या है? तो जब वो बड़े हो जाएंगे, देखिए अभी तो क्या है, माइनर अपना अकाउंट तो खोल सकते थे, लेकिन अपने माता पिता की देखरेख में या जो भी उनका गार्जियन था उनकी देखरेख में वो ऑपरेट होता था। मतलब इनडायरेक्टली फैमिली ही ऑपरेट कर रही, बच्चा ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। अब ये होगा कि भाई 10 साल से ऊपर का बच्चा ऑपरेट कर पाएगा, और अगर वो 18 साल का हो जाता है तो केवल सिग्नेचर अपडेट और जो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है ना, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो कि अपडेट करने की जरूरत है, केवल वो अपडेट करने पड़ेंगे जब वो 18 साल का हो जाएगा। लेकिन अकाउंट कंट्रोल 10 साल से उसका शुरू हो जाएगा। तो आरबीआई ने ये प्रावधान कर दिया है। हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। इसके लिए आरबीआई एक्ट लाया गया था 1934 में। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। मुंबई में हेडक्वार्टर है और वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन अन्वेषण का क्या उद्देश्य है? तो मिशन अन्वेषण की बात करें तो भारत में तेल और गैस भंडार की पहचान के लिए एक सिस्मिक सर्वे को प्रोत्साहित करना। मतलब जो वेव्स होती है ना, उसके माध्यम से भूकंपी सर्वेक्षण करना, सिस्मिक सर्वे। तो तेल और गैस के भंडार की खोज करना इंडिया में इंटरनली कहां कहां पर है, तो उसको प्रोत्साहित करना मिशन अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट इस मिशन को 1 साल के लिए बढ़ाने वाली है। घोषणा की है कि हम इसको बढ़ाएंगे, तो 1 साल के लिए बढ़ाने वाली है। इसे फाइनेंशियल ईयर 2025 में लागू किया गया था, केवल 1 साल के लिए। ओके, मिशन इंडिया, यह जो मिशन है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए लाया गया था। उद्देश्य सिस्मिक सर्वे के जरिए ऑयल और गैस के नए रिसोर्सेस की खोज करना, ताकि हम आयात पर कम डिपेंड हो और खुद ही आत्मनिर्भर बने ऑयल और गैस के मामले में।
ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन कंपनियों को यहां पर कार्यभार दिया गया था कि भाई आप ये सारे सर्वे करवाओ और देश में इन चीजों को ढूंढो। तो मिशन अन्वेषण है, फाइनेंशियल ईयर 2025 में लॉन्च किया गया। अब 2027 तक इसे बढ़ाया जाएगा, 2025 से 26 तक के लिए था, 26 से 27 तक के लिए बढ़ाया जाएगा। टोटल बजट 2 सालों के लिए रखा गया है 720 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। इससे फायदे होंगे कि इंडिया की जो एनर्जी नीड है 85% तक हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमें ऑयल और गैस के नए नए सोर्स मिल जाते हैं इस सर्वेक्षण के माध्यम से, मिशन अन्वेषण इसको नाम दिया गया है, तो भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है ना इंपोर्ट पर, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वाया वंदना योजना हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में लॉन्च की गई? तो वाया वंदना स्कीम को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट को। देखिए, एक स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, है ना, आपको पता है उसके तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है, परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। उसको पहले वो 70 साल के नीचे के लोगों के लिए था, लेकिन 70 साल के ऊपर के जो सिटीजन है ना, उनके लिए प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना लाई गई थी 2024 में। अब इसे ही आयुष्मान वाया वंदना योजना या प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, अब इसी स्कीम को दिल्ली में लागू किया जाएगा 28 अप्रैल को, और हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको, ताकि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए तक का राज्य के बुजुर्गों को दिया जा सके। स्कीम आयुष्मान भारत योजना के तहत ही चलाई गई है, बुजुर्गों के लिए, 70 साल के ऊपर के लोगों के लिए वाया वंदना योजना के नाम से। दिल्ली में वैसे अभी तक आयुष्मान भारत स्कीम भी लागू नहीं थी, आम आदमी पार्टी जब तक थी। इसी साल के शुरुआत में दिल्ली की अपनी स्कीम थी, जैसे दिल्ली आरोग्य कोष, लेकिन 2025 की शुरुआत में दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया गया, और अब इसके लागू करने के बाद आयुष्मान वाया वंदना योजना भी 28 अप्रैल को दिल्ली में लॉन्च की जाएगी। ठीक है, 70 साल या उससे अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का फ्री जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से लॉन्च की थी। भारत के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस इसके तहत दिया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नोडल मिनिस्ट्री है आयुष्मान भारत योजना की। लाभार्थी को क्या मिलता है आयुष्मान भारत योजना के तहत? तो हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर, हेल्थ इंश्योरेंस, 10 करोड़ गरीब परिवारों को, लगभग 50 करोड़ लोगों को इस स्कीम का लाभ अभी दिया जा रहा है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में, जो कि अभी आया था 2025 में, 9,406 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था आयुष्मान भारत योजना के लिए। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या है? तो अभी चर्चा में रहा लिक्विडिटी कवरेज रेशो बैंकों की लिक्विडिटी संकट से निपटने की क्षमता को मापने वाला एक टूल है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, लिक्विडिटी कवरेज रेशो को यहां पर हमें समझना पड़ेगा, और अभी सुर्खियों में क्यों है ये समझना पड़ेगा। देखिए, आरबीआई एक नया नियम लेकर आई है लिक्विडिटी कवरेज रेशो पर। यह नियम लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, नेक्स्ट ईयर। इसके तहत आरबीआई ने क्या किया है कि इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के लिए 2.5% का रन ऑफ रेट तय किया है। रन ऑफ रेट एक परसेंटेज है, ध्यान रखना, ये एक परसेंटेज 2.5% रन ऑफ रेट रखा है, जो कि 5% जो पहले आरबीआई निर्धारित करने वाला था उससे कम है, जिसका बैंक विरोध कर रहे थे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। पहले यह समझो कि लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या होता है। देखिए क्या होता है, एक बैंक जो होता है ना, उसको उसके 30 दिन का जो पैसे का फ्लो है, लिक्विडिटी है, उस 30 दिन के पैसे को लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई संकट आता है, बैंक डूबता है, तो जो लोग हैं, जो सेविंग अकाउंट वगैरह कोई भी लोग हैं, उनको उनका पैसा वापस किया जा सके।
तो बैंक को 1 महीने का पैसा लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ता है अपने पास। यह होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। आया समझ में? अब हुआ यह है कि रन ऑफ रेट जो पहले अलग अलग चीजों पर अलग अलग था, जैसे देखिए सेविंग, सैलरी और पेंशन अकाउंट पर पहले 5% का रन ऑफ रेट था, जिसे अब 2.5% बढ़ा दिया गया है और ये 7.5% हो गया है। सर इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर बैंक डूबता है ना कभी, तो जो सेविंग अकाउंट वाले उस बैंक में, सैलरी अकाउंट वाले, जो पेंशन अकाउंट वाले, वो अपना 7.5% पैसा निकाल सकते हैं। 7.5, पहले ये 5% की सीमा थी, क्योंकि बैंक तो डूब रहा है ना। अब आप बोलो सर पूरा क्यों नहीं? क्योंकि बैंक डूब रहा है, उसके पास तो पैसा ही नहीं, देगा कहां से? लेकिन फिर भी पहले जो आप 5% निकाल सकते थे, वो आप 7.5% तक निकाल पाओगे। करंट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट वाले 10% पैसा निकाल सकते थे, जिस पर 2.5% बढ़ाया गया और अब ये 12.5% निकाल सकते। कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, बड़े फर्म्स, ये अकाउंट पहले 100% पैसा निकाल सकते थे अपना, लेकिन अब ये केवल 40% ही निकाल पाएंगे। तो इन दो को यहां पर फायदा हुआ है, और जो कॉर्पोरेट और ट्रस्ट वाले उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले तो वो पूरे सेफ थे, लेकिन अब केवल 40% पैसा निकाल पाएंगे। तो ये जो रन ऑफ रेट है ना, आरबीआई ने 2.5% सब पर बढ़ा दिया है। देख लो सब पे 2.5% बढ़ रहा है, इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। ओके, तो जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, ध्यान रखना, वो बैंक की तरल जो लिक्विडिटी का संकट है उससे निपटने के लिए एक टूल है बैंक के पास। आए समझ में? अब जब बैंक के द्वारा या आरबीआई के द्वारा जब 2.5% की बढ़ोतरी की गई है, तो यहां पर इन अकाउंट्स वालों को यहां पर फायदा होने वाला है। बस इतना समझ लो। और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। इसको ऐसा समझो कि बैंक को अपने 1 महीने का जो लेन देन होता है, जो उसका लिक्विड फ्लो है, उसको एसेट्स के रूप में रखना पड़ेगा, ताकि वो अगर बैंक को कुछ दिक्कत आती है तो वो लोगों का पैसा दे सके। ठीक है, तो यहां पर हमारे 24 अप्रैल के सभी करंट अफेयर हो गए। एक यहां पर मैं आपको पिंक ई रिक्शा स्कीम के बारे में बता देता हूं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 ई रिक्शा बांटकर ऑफिशियली शुरू किया है पिंक ई रिक्शा स्कीम को। पिंक इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी राज्य की महिलाओं को, ताकि महिला सशक्तिकरण को किया जा सके। तो महाराष्ट्र ने पिंक ई रिक्शा स्कीम को राज्य में लॉन्च किया है। इसके अलावा फ्लड इन किनशासा सिटी, है ना, किनशासा सिटी में एक बाढ़ आई थी अभी कुछ समय पहले। अगर हम किनशासा की बात करें तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल है, याद रखना किनशासा। अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी कैपिटल है, और यहां पर अभी बाढ़ देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है किसको? फिलिस्तीन के फोटोग्राफर को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? पोल वॉल्ट। सर्बिया के नए पीएम ड्यूरो मैक्यूट। आदिवासी साहित्य संस्था ने कोक बोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की डिमांड की। भाषा किस राज्य में बोली जाती है, हमने डिस्कस किया है, त्रिपुरा में। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निदेशक पद के लिए एम रेवती का चयन किया है। ये हेडक्वार्टर कहां है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का? तो यह है जेनेवा में। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? तो 16 प्लेसेस को शामिल किया गया। विवाद के कारण चर्चा में रहा स्कारबोरो शोल किस सागर में स्थित है? तो साउथ चाइना सी, अभी हमने बात की। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत हील्ड पहल की शुरुआत की गई? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और विजडन क्रिकेटर अल्मनेक 2025 में
मेंस कैटेगरी में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस भारतीय को दिया गया? तो यह है जसप्रीत बुमराह। तो ये हो गए हमारे सारे आंसर। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। किस राज्य ने 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया? उत्तराखंड राज्य। 2024 में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? इंडिया ने। और G20 समिट 2024 कहां आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई है ब्राजील में। तो ये हमारे आंसर हो गए हैं तीनों क्वेश्चन के। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? पहला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सेकंड क्वेश्चन, और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में कौन बने हैं? तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो भी कमेंट में आप बताइए, और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।